Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ इसी साल मार्च में आया था। ओके, ऑलमोस्ट 26 मार्च को इसकी लिस्टिंग हुई थी और इसका आईपीओ प्राइस बैंड था 305 रुपीज़ और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस देखें तो 162 रुपये, यानी कि 50% जितना ये अपने प्राइस बैंड से नीचे आ चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या अभी ये प्राइस इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं, या फिर आपको इससे लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है तो वहाँ पे आप लॉस रिकवर कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे फ्री पोजिशनल एंड इंट्राडे कॉल्स देता रहता हूँ और साथ ही मेंबरशिप भी आप अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फ्री कॉल्स भी आपको मिलते रहेंगे एंड उससे आपका लॉस रिकवर हो जाएगा और आप डेली से 5 से 10 हज़ार भी कमा सकते हो। ओके, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 5 सेकंड लगता है और इतना तो आप कर ही सकते हो अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो। दोस्तों पहले हम आए हैं एनएसई पे, कल की ट्रेडिंग डिटेल देखेंगे। तो 18 अगस्त की ट्रेडिंग डिटेल है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 172 के ऊपर, ओपन भी हुआ 172 और हाई बनाया है 178 का, लो बनाया 157 जो कि 52वीं हाई बन चुका है और क्लोजिंग हुई है 162 के ऊपर। ओके, 52वीं हाई देखे तो लिस्टिंग के दिन ही ये डिस्काउंटेड प्राइस पे लिस्ट हुआ था 296 रुपीज़ के ऊपर। ओके, 305 का प्राइस बैंड था लेकिन 4-5% की डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ था। तो जिस दिन लिस्टिंग हुई वही उसका 52वीं हाई है, उससे ऊपर ये कभी गया ही नहीं। 52वीं लो देखे तो 157 है जो कि कल ही इस शेयर ने बनाया था, तो ऑलमोस्ट 50% तो गिर चुका है। क्वांटिटी देखें तो कल क्वांटिटी ट्रेड हुई 31,48,681 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 24,62,895, 78% की डिलीवरी हुई है, जो कि अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइस बैंड जो है इन्वेस्टर्स के मन में ऐसा लगता है कि ये प्राइस बैंड जो है इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। ओके, तो अभी एकदम 52वीं लो पे एकदम कम प्राइस में ये शेयर मिल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, फंसे हुए तो है लेकिन काफ़ी सारे न्यू इन्वेस्टर इसके अंदर जुड़ रहे हैं क्योंकि आईपीओ से 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। ओके, तो लेकिन अभी तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आधा अधूरा वीडियो देख के कभी भी कोई भी डिसीजन मत लीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, वरना आप फंस सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी डिटेल देखेंगे हम आईपीओ के टाइम की, जब आईपीओ आया था तब क्या हो रहा था। ओके, तो ये बैंक जो है इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस 2017 में मिला। उससे पहले ये एज अ एनबीएफसी ऑपरेट कर रही थी और जुलाई 31, 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो कंपनी के टोटल 482 बैंकिंग आउटलेट्स है और इनका कस्टमर बेस है 14.3 लाख का। ओके, तो कंपनी मेनली छोटे छोटे गाँवों के अंदर और काफ़ी सारे अर्बन एरियाज़ के अंदर और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है लोन प्रोवाइड करती है। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको नाम से ही पता चल गया होगा किस तरह के लोन देती है, माइक्रो लोन्स और ये सब छोटी मोटी लोन्स देती रहती है। तो कंपनी का प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी किस तरह के लोन्स देती है, एमएफआई लोन्स, विकास लोन्स, शॉपकीपर लोन्स और साथ ही डिजिटल बैंकिंग की सुविधा देती है। एनपीसीआई पेमेंट सिस्टम कंपनी के पास है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज भी है। तो काफ़ी सारे एरिया में कंपनी जो है, जो जहाँ तक बाकी सारे बैंक नहीं पहुँच पाए वहाँ तक ये कंपनी जाने की कोशिश कर रही है और साथ ही डाइवर्सिफाइड एसेट पोर्टफोलियो भी है कंपनी का, साथ ही रिटेल ऑपरेशन के साथ। ओके, तो यहाँ तक आईपीओ आने तक ये सब कुछ हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आईपीओ की एंट्री हुई मार्केट में लिस्टिंग डिस्काउंटेड प्राइस के साथ हुई। ओके, तो आईपीओ में सब्सक्राइब करते वक्त आपने ये सब देखा ही होगा कि कंपनी के एसेट क्या है। तो टोटल एसेट यहाँ पे देखें तो ये मिलियंस में, लेकिन मैं आपको करोड़ में बताऊँगा। 2018 में कंपनी के एसेट 2155 करोड़ थे, 2019 में 3761 करोड़ हुए, 2020 में 5364 करोड़ हुआ। ओके, और दिसंबर 2020 तक देखें तो 6350 करोड़ के कंपनी के एसेट थे। ओके, इनका टोटल रेवेन्यू भी देखें तो काफ़ी अच्छा सा बढ़ रहा था, 324 करोड़ था यहाँ पे, फिर 597 करोड़ हुआ, फिर 8541 करोड़ हुआ, फिर 6689 करोड़ हुआ। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पे 11 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 90 करोड़ हुआ, फिर 111 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और फिर 54 करोड़ का प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ तक तो सबको पता था और आईपीओ का प्राइस बैंड 303 से 305 था। ओके, आईपीओ की लिस्टिंग भी 26 को हुई थी, ओपन 17 और क्लोज 19 को हुआ था, लेकिन उस लिस्टिंग के दिन क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो लिस्टिंग के दिन एक कुछ ऐसा हुआ कि आईपीओ ओपन हुआ, बीएसई पे 293 और एनएसई पे 292, लो इसने बनाया 262 और 255 का और हाई बनाया 295 का, यानी कि ऑलमोस्ट
52वीं खाई अपने ओपनिंग प्राइस के आगे पीछे। ओके, तो लगभग 5% की लिस्टिंग के 5% का यहाँ पे हमको गिरावट दिखाई गई लिस्टिंग प्राइस में। ओके, और उस दिन वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड हुआ, काफ़ी सारा माल यहाँ पे लगता है बेचा गया, 41,72,000 शेयर्स। ओके, तो लिस्टिंग के दिन से इसके अंदर गिरावट हो रही है, जो कि गिरावट अब तक हो रही है। ओके, उसके बाद मार्च में इसकी लिस्टिंग हुई और उसके बाद कुछ दिनों बाद इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया, जिसमें नेट सेल्स आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है। 204 करोड़ से कम होकर 152 करोड़ हो चुकी थी नेट सेल्स। ओके, नेट प्रॉफिट देखें तो पहले 1 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में, जबकि यहाँ पे मार्च के क्वार्टर में 43 करोड़ का लॉस हुआ। ओके, 150 करोड़ का बिजनेस और 43 करोड़ का लॉस। ओके, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा नंबर है। ऑलमोस्ट जितना कंपनी कमा रही है उससे 33% के अराउंड तो कंपनी लॉस कर रही है। ओके, यही कम नहीं था, वहाँ से थोड़ा सेटल हुआ शेयर, तो फिर से जून क्वार्टर का रिजल्ट आ गया। हालांकि सेल्स ग्रोथ हमको दिखाई दी 216 करोड़ की, लेकिन फिर से यहाँ पे लॉस बढ़ गया। ओके, 48 करोड़ का लॉस हो गया। दोस्तों, जून क्वार्टर का रिजल्ट भी आ चुका है और जून 2020 और जून 2021 को कंपेयर करें तो इंटरेस्ट अर्निंग देखें 220 करोड़ की पहले, जो कि 215 करोड़ हो चुकी है। 2% की गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 26 करोड़ का प्रॉफिट था जून 2020 में, जहाँ पे 48 करोड़ का लॉस हो चुका है। 280% की डी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है, गिरावट दिखाई दे रही है। साथ ही साथ प्रॉफिट तो कम हुआ है, सेल्स भी कम हुई है। उसके साथ अगर ग्रॉस एनपीए देखें तो पहले 3% के आसपास थे, जो कि 9.5% हो चुके हैं। और किसी भी बैंक का एनपीए 1% से भी ऊपर जाता है तो काफ़ी चिंता वाली बात हो जाती है। तो 6.5% से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी है एनपीए। नेट एनपीए देखें तो आईपीओ आने से पहले 0.53% थी, जो कि बढ़ के 4.47% हो चुकी है। ओके, तो ऑलमोस्ट 4 गुना हो गए एनपीए। ओके, 4 गुना से भी ज़्यादा हो गए, 4% जितना एनपीए बढ़ गए हैं इनके 1 साल के अंदर। ओके, तो काफ़ी बैड परफॉर्मेंस है। अगर एनपीए 1-1.5% से भी ऊपर जाता है तो एकदम वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है, यानी कि कंपनी 100 रुपये का लोन दे रही है तो उसमें से 4.5 रुपये तो वापस ही नहीं आ रहे। ओके, एंड कंपनी का ऑलमोस्ट प्रॉफिट 7 से 8% रहता है, जिसमें से भी 4.5% वापस नहीं आ रहे, तो कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी। ओके, आप समझ सकते हो। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो मार्च 2021 और जून 2021 में सेल्स 151 करोड़ से बढ़ के 215 करोड़ हुई, 42% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 43 करोड़ का लॉस था, यहाँ पे 48 करोड़ का लॉस है। एनपीए देखें तो यहाँ पे 4.73% है, जो कि थोड़े से कम हुए नेट एनपीए। ग्रोस एनपीए यहाँ पे फिर से थोड़े से बढ़े हैं। ओके, तो ओवरऑल देखें तो नेट सेल्स भी कम हो रही है, नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है, एनपीए भी बढ़ते जा रहे हैं। तो चारों तरफ से कंपनी में बैड न्यूज़ ही बैड न्यूज़ है। उसके साथ ही और एक चीज़ देखें तो प्रमोटर के पास पहले 30% थी, आईपीओ आने के बाद 28% हो गए। उसमें से भी प्रमोटर्स ने 1/3 तो ऑलमोस्ट गिरवी रख दिया। ओके, 1/3 यहाँ पे प्लेज रखा हुआ है। ओके, प्लेज प्रमोटर होल्डिंग 37.97% है, तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को गिरवी रखते हैं, वो भी इतनी सारी। ओके, 37%। तो दोस्तों, जब मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 28% थी, लेकिन मैं ये चौक के देख गया कि डीआईएस के पास भी 28% है। और डीआईएस में जब मैंने चेक किया तो काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ओके, तो देखिए तो एचडीएफसी लाइफ का इसके अंदर 3.5% स्टेक है, एसबीआई लाइफ का भी 3.5% है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का भी 1.5% है, आदित्य बिरला का भी 1.31% है, तो आदित्य बिरला का 1% है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनी ने और बड़े बड़े फंड हाउस ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था। हालांकि इन सबको तो ज़्यादा नुकसान हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनको आता है कवर करना। ओके, ये इनके पास बड़े बड़े फंड हाउस मैनेजर है जो कि एकदम इक्वल कर देते हैं अपने पैसे को, लेकिन हमारा लॉस हो रहा है उसका क्या। ओके, तो काफ़ी सारे बंदों को लॉस हो रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम दीजिए कंपनी को, 1-2 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा सा वेट और कीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये शेयर इससे ज़्यादा नीचे जाएगा। ऑलमोस्ट 130 तक अगर आ जाए तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट बनता है। ओके, लेकिन जो भी करे एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेने के बाद ही करे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद अपना एनालिसिस करे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हो तो ये शेयर फिर से अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर भी जा सकता है। ओके, बस कंपनी अगर 2-4 क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे से पोस्ट कर दे और एनपीओ को कंट्रोल कर दे तो फिर सब कुछ एकदम लेवल पे हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।